Assalamualaikum. Cardiovascular pharmacology, BSN nursing pharmacology fourth semester. एक चैप्टर हमने कर लिया है दैट वाज कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव्स. उसी सीरीज ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 है एंटी एंजाइनल ड्रग्स. इसको हम आज स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स पता हो कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे. एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है और उसको ट्रीट कैसे करते हैं. एज अ नर्सिंग आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कुछ डोजेज कैलकुलेशंस और ड्रग्स के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात. सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है उसकी आपको समझ हो. ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि फ़र्ज़ कीजिए आपका ये हार्ट है, कोई पर्सन है, उसका ये हार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और these are some blood vessels that are supplying the muscles of the heart. ठीक है, हार्ट के मसल्स को हम मायोकार्डियम कहते हैं और जो ब्लड वेसल्स हार्ट के मसल्स को सप्लाई देती हैं ब्लड की, दे आर कॉल्ड कोरोनरी ब्लड वेसल्स. तो ये हमें कुछ बातें पता हो. सो वी हैव कोरोनरी ब्लड वेसल्स. अब क्या होता है कि खुदा न ख्वास्ता कभी कोरोनरी ब्लड फ्लो जो इसमें ब्लड जा रहा है टुवर्ड्स द मसल्स ऑफ द हार्ट, अगर वो हो जाए रिड्यूस, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी. तो जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, हम इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं. तो हार्ट को जब ब्लड सप्लाई कम मिल रही है यानी इस्कीमिया हो रहा है इनटू द हार्ट, इससे क्या होगा, इससे जो आपके पास है हार्ट के ऊपर एक स्ट्रेस आता है. ठीक है, एक स्ट्रेस आता है हार्ट के ऊपर. जब तक स्ट्रेस है वी कॉल इट एंजाइना पेक्टोरिस. और अगर कोई एक भी सेल यहाँ पे डैमेज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, ज़रा सा भी सेल डेथ हुई तो एंजाइना विल कन्वर्ट इनटू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज कॉल्ड हार्ट अटैक. ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर बात है आपके पास कि ये आपको समझने के लिए कि एंजाइना पेक्टोरिस जब तक स्ट्रेस है, जब तक हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आया है, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कम है, तब तक एंजाइना है. जैसे ही कोई डैमेज हुआ अब वो कहलाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. इन्फार्क्शन का मतलब है सेल डेथ, मायोकार्डियल का मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, अब एक बात देखें, दरअसल स्ट्रेस हार्ट पे आता क्यों है या एमआई क्यों हो जाता है. इसमें दो चीज़ें हैं. आपको पता है आपका दिल जो हार्ट बीटिंग कर रहा है, जिस जो धड़क रहा है वो 24 घंटे धड़कता है. तो एक मसल, एक ऑर्गन जो 24 आवर्स काम कर रहा है, उसको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को रिक्वायर्ड है. अब जब आपके पास हार्ट रेट तेज है यानी कि किसी का दिल धड़क रहा है तो उसको एक ऑक्सीजन डिमांड है उसकी. जबकि अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है तो यानी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई है, कम. तो इन एंजाइना ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट डिक्रीज्ड है, जबकि हार्ट रेट या ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज्ड है. ये मेन प्रॉब्लम होती है एंजाइना में कि ऑक्सीजन सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है. दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना. अच्छा, एंजाइना पेक्टोरिस को एक बार फिर कहा गया कि प्रिंसिपल सिम्टम है विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज. इस्कीमिया का मतलब द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई. तो जब ब्लड सप्लाई ही नहीं जा रही हार्ट को तो जाहिर सी बात है ना न्यूट्रिएंट मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रही है. इससे होगा क्या, सडन सीवियर प्रेसिंग, यानी आपकी जो चेस्ट है ना बहुत ज़्यादा कंजेस्शन फील होती है, जैसे तंग हो जाता है. आपका ऐसा फील होता है जैसे आपकी रिब्स जो है ना वो इस तरह जकड़ गई हैं सडनली और बहुत सीवियर. इसके अलावा क्या होगा, सबस्टर्नल पेन. आपको पता है आपकी जो ब्रेस्ट बोन होती है, चेस्ट बोन, उसके नीचे दैट इज कॉल्ड स्टर्नम. तो सबस्टर्नल पेन यहाँ से शुरू होता है सबस्टर्नम से और रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म की तरफ, रेडिएट करता है लेफ्ट शोल्डर की तरफ. और जो आपकी ये फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर पे वो पेन रेडिएट करता है. सो ये एक इंडिकेशन है या मैनिफेस्टेशन है. वर्ड है मैनिफेस्टेशन, आपने बार बार ये लफ्ज सुनते होंगे. एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब है एक ऐसा इवेंट जो आपको किसी चीज़ की खबर दे. अब अगर आप किसी पेशेंट का जो पेन है यहाँ सबस्टर्नल शुरू हुआ है, शोल्डर की तरफ जा रहे हैं और रेडिएट कर रहे हैं, तो ये जो इवेंट है ये आपको किसी चीज़ की खबर देता है और वो आपको दरअसल एंजाइना की खबर देता है.
तो ये जो मैनिफेस्टेशन का लफ्ज है इसका मतलब ये होता है कोई भी इवेंट जो आपको किसी चीज की खबर दे। नाउ यूजुअली प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि ये हुआ कैसे, तो ये होता है बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट या हैवी मील। बात क्लियर है, जब एक्सरसाइज करोगे हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और पेशेंट की ऑलरेडी ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो एंजाइना हो सकता है। ज्यादा खुशी होगी, एक्साइटेड हो गए आप, एक्साइटमेंट में हार्ट रेट बढ़ जाता है, जब हार्ट रेट बढ़ जाता है और सप्लाई कम है, वंस अगेन एंजाइना विल प्रेसिपिटेट, या हैवी मील्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ मायोकार्डियल इस्कीमिया यानी लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई और डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द हार्ट दैट कॉजेज एंजाइना, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इम्बैलेंस इन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, और जो डिमांड है ऑक्सीजन की डिमांड दैट इज इंक्रीज्ड, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज्ड है और ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज्ड है। सो बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई और याद रह गई तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है और इसकी मेडिसिन पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। मेडिसिन में क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो वो मेडिसिन दो जो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दे, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो वो मेडिसिन दे दो जो ऑक्सीजन की डिमांड कम कर दे। सो दैट इज वेरी सिंपल, इस बात को समझ जाए और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ऑक्सीजन सप्लाई इज डिक्रीज्ड, यू हैव टू इंक्रीज द सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज्ड, यू हैव टू डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंजाइना, देखिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह का एंजाइना हो सकते हैं जिसकी वजूहात डिफरेंट है, सही है। तो टाइप्स ऑफ एंजाइना क्या है, सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, वेरी सिंपल, कोरोनरी ब्लड फ्लो है ना टुवर्ड्स द हार्ट, तो जिन लोगों का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, ओबीज होते हैं, या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, फैट्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स में फैट डिपोजिशन हो जाती है, इस तरह से फैट्स आ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाती है। अब आप खुद देखिए, यहाँ से ब्लड ने पास होना था, अब वहाँ पे फैट्स आ चुकी हैं, तो ब्लड सप्लाई बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इस स्पेसिफिक टिश्यू को ब्लड सप्लाई जा रही थी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो क्या होगा, यहीं पे आपको एंजाइना फील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इस्कीमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। That kind of angina is called atherosclerotic angina, that is also known as stable angina। वजूहात क्या है इसकी, वजूहात है एक्सेसिव बॉडी वेट है, एथेरोस्क्लेरोसिस का फैट्स बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, और इवन 90% ऑफ द एंजाइना, दुनिया में 90% लोगों को अगर एंजाइना होता है तो वो एथेरोस्क्लेरोटिक है, ठीक है। एंड इट इज सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस, पहले आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होगी उसके बाद आपको एंजाइना हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, खुदा न ख्वास्ता कभी ज़िंदगी में उनको ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मोटे लोग हमें बड़े अजीज होते हैं, तो ऐसा ना हो। एक और चीज़ एसोसिएटेड विद एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। अच्छा, एसटी सेगमेंट होता है, अगर आपने कभी ईसीजी पढ़ी हो तो आपको पता होगा PQRST, तो उसका एक स्पेसिफिक सेगमेंट है एसटी सेगमेंट। ये जब आपका जो मायोकार्डियम है, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एसटी सेगमेंट आता है, तो एंजाइना हो रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है, तो जब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है। बहरहाल इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम जब पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में हम इस एसीजी को प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर नहीं आ रही। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड वेसोस्पास्टिक एंजाइना, वेरी सिंपल, ये फर्ज कीजिए आपके पास ब्लड वेसल्स हैं टुवर्ड्स द हार्ट, कोरोनरी ब्लड फ्लो है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में अगर स्पाज्म आ जाए, इस तरह से स्पास्टिक हो जाए, अब अगर इन ब्लड वेसल्स में स्पाज्म आ रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट डिक्रीज हो रहा है, वंस अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि इस्कीमिया होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ रही है, इट कैन कॉज एंजाइना, दैट इज कॉल्ड वेसोस्पास्टिक एंजाइना। अच्छा, ये रात के वक्त होता है, अक्सर लोगों को सोते हुए हो जाता है रात के वक्त, रेस्टिंग एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, ये इसका नाम है प्रिंस मेटल एंजाइना। तो कुछ भी आप कह सकते हैं, वेसोस्पास्टिक कह सकते हैं, प्रिंस मेटल कह सकते हैं, वेरिएंट एंजाइना कह सकते हैं, और दिस इज बिकॉज ऑफ द वेसोस्पाज्म।
सो ये कम है, लोगों में ज़्यादा नहीं है, 10% से भी कम, यानी 90% लोगों को एथेरोस्क्लेरोटिक है जिनमें फैट्स ज़्यादा है, और 10% से भी कम लोगों को वेजोस्पाज्म है। और इस स्पेसिफिक केस में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, तो ये आप ज़रा डिफरेंस याद रखिएगा। एंड इट इज़ सेकेंडरी टू वेजोस्पाज्म, यानी खामा नहीं हो गया, वेजोस्पाज्म हुआ है उसके बाद एंजाइना प्रेसिपिटेट हुआ है। Then there is a third type that is called unstable angina, or it is also known as acute coronary syndrome. Now remember the word syndrome क्या होता है? Syndrome कोई एक disease नहीं है, it is a multiple diseases syndrome. What is acute coronary syndrome? जिसके अंदर नंबर 1 एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसके बाद नंबर 2 आपके पास प्लेटलेट एग्रीगेशन भी है, और तीसरी चीज वेजोस्पाज्म भी है, यानी तीनों चीजें एक साथ आ गई हैं। दैट काइंड ऑफ एंजाइना इज अनस्टेबल एंजाइना और ऑल्सो नोन एज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में मैनिफेस्टेशन क्या होती है, यानी आगे क्या होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन है इसकी, यानी ये ज्यादा देर तक होता है, और इट कैन लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये एंजाइना ज्यादा चांसेस हैं कि लोगों को हार्ट अटैक करवा दे। सो these were the 3 types of angina. अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा एंजाइना में, ऑक्सीजन की सप्लाई दैट इज डिक्रीज्ड, जबकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है दैट इज इंक्रीज्ड। ट्रीटमेंट क्या रखेंगे, वो मेडिसिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दें और वो मेडिसिन जो ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर दें। तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन जा रही है ब्लड वेसल्स के थ्रू, अगर ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाए, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसमें आपके पास ड्रग्स हैं वेजो डायलेटर्स। ठीक है, वेजो डायलेटर्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिमांड, हार्ट रेट है ना, ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल कर रहा है, हार्ट इस्तेमाल कर रहा है। अगर हार्ट रेट को डिक्रीज कर दिया जाए, हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, यानी हार्ट ज्यादा काम नहीं करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। तो बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये क्या करती हैं, हार्ट रेट को कम करती हैं, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। वेरी सिंपल, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है, ब्लड वेसल्स डायलेट करवा दो। ऑक्सीजन डिमांड कम करनी है, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इफेक्ट वेसोडायलेटर पे भी है, यानी कि कैल्शियम क्या करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा देगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप एंजाइना को मैनेज करते हो टू डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई। सो वेसोडायलेटर्स में आपके पास मेडिसिन है, नाइट्रेट्स है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। नाइट्रेट्स की भी अगर टाइप्स होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। अगर तो शॉर्ट एक्टिंग है तो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, जबान के नीचे रखते हैं, फौरी तौर पर वो एब्जॉर्ब होकर हार्ट पे आ जाती है और कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, 3 मिनट के अंदर काम करती है। इंटरमीडिएट है तो ओरली खा लें, और अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाए तो ट्रांसडर्मल पैच लगवा लिया जाए नाइट्रोग्लिसरीन का। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, देखिए सेल होता है, सेल के अंदर कैल्शियम जब अंदर जाती है ना तो सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो चाहे वो मायोकार्डियम का सेल हो, हार्ट का सेल हो, वो भी रिलैक्स रहेगा, चाहे ब्लड वेसल्स का जो स्मूथ मसल का सेल है वो भी रिलैक्स रहेगा, तो हार्ट रेट भी कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाती हैं। सो दिट इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। अब मेडिसिन हैं, जैसे सबसे पहले नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, और आपके पास है शॉर्ट एक्टिंग में ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट और आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोग्लिसरीन। लॉन्गर एक्टिंग देख लिया जाए तो आइसोसोर्बोइड डाइनाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग है, और इसके साथ साथ आइसोसोर्बोइड और मोनोनाइट्रेट भी आती है। तो अगर सबलिंगुअल जबान के नीचे रख लेंगे तो शॉर्ट एक्टिंग है, फौरी तौर पे काम करती है, ओरली ले लेंगे तो लॉन्ग एक्टिंग के तौर पे काम करेगी। अच्छा, ये तो अपने वेसोडायलेटर्स ब्लड वेसल्स के ऊपर जो मेडिसिन काम करेंगी वो है। उसके बाद है हार्ट रेट को भी तो कम करना है, हार्ट रेट यानी ऑक्सीजन डिमांड को कम करना है, तो बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, लाइक प्रोपेनोलोल है, मिटोप्रोलोल है, एटिनोलोल है। इस तरह की जो मेडिसिन है वो क्या करती हैं,
हार्ट रेट को डिक्रीज करती हैं, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये क्या करती हैं, ये भी हार्ट रेट को डिक्रीज करती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की टाइप्स हैं, जैसे फिनाइल अल्काइल अमीन, बेंजोथायाजीन या थायाजिपिन और डायहाइड्रोपिरिडीन। सो कैल्शियम चैनल में जो फिनाइल अल्काइल अमीन है वेरापामिन, जो बेंजोथायाजिपिन है डिल्टायाजिन, और जो डायहाइड्रोपिरिडीन है जैसे निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, नाइमोडिपिन, जो डिपिन फैमिली है, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है। सबसे पहले आप देख लें, यूज्ड टू अबॉर्ट और टर्मिनेट द अटैक, यानी वो मेडिसिन जो फौरी तौर पर एंजाइना खत्म करे। क्या है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट 3 मिनट के अंदर अंदर काम करती है। आइसोसोर्बोइड डाइनाइट्रेट, ये भी सबलिंगुअली जबान के नीचे रख लेंगे। और बाकी जो मेडिसिन है, यानी ओरल भी है, ट्रांसडर्मल भी है, ये प्रोफाइलेक्टिकली है, यानी अगर एक पेशेंट है और उसको हार्ट रेट का रिस्क पे है, हार्ट अटैक की, यानी एंजाइना रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट के रिस्क पे है, तो वहाँ पे प्रोफाइलेक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पहले से मेडिसिन ले ली कि जाके आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एंटी एंजाइनल ड्रग्स में क्या है, देखिए अभी वो बात क्लियर हो रही है कि टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। कौन सी ड्रग्स हैं, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अलावा वो एजेंट्स विच ओनली डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, यानी वो मेडिसिन जो सिर्फ हार्ट के ऊपर काम करें और हार्ट रेट कम करें, दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स। नाउ यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको आपने अब गौर से समझना है। फर्ज कीजिए ये आपके पास हार्ट है, आपको अच्छी तरह पता है कि हार्ट में क्या होता है, वीनस रिटर्न, वेन्स आती हैं और हार्ट में ब्लड लेके आ रही हैं, सही बात है। अब ये वेन्स आपके पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ। ये ब्लड कहाँ जाता है, ये ब्लड फ्रॉम द एट्रिया जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब हार्ट है, उसके अंदर ब्लड जा रहा है, तो हार्ट में क्या स्ट्रेच आएगा, ठीक है, हार्ट होगा स्ट्रेच। तो यानी जब आप हार्ट में ब्लड डालोगे तो हार्ट स्ट्रेच होगा, तो हार्ट के ऊपर लोड आएगा, ठीक है। ये जो हार्ट के ऊपर लोड आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रीलोड, प्रीलोड। अब खुद देख लें, एक बंदे का विनस रिटर्न ज्यादा है, फर्ज कीजिए उसका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है या उसका विनस रिटर्न ज्यादा है, तो क्या होगा, हार्ट के अंदर ब्लड भी ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से प्रीलोड इंक्रीज होगा। अब हार्ट ने आगे कॉन्ट्रैक्ट होना है और ब्लड को बाहर फेंकना है, तो जब विनस रिटर्न जितना ज्यादा है, यानी जितना ज्यादा प्रीलोड है, उतना ज्यादा आफ्टरलोड भी होगा। आफ्टरलोड क्या होता है कि जब हार्ट वर्क करता है और एओर्टा में ब्लड डालता है, तो जब ज्यादा ब्लड आया है तो हार्ट जब पंप करेगा तो फोर्सफुली पंप करेगा ताकि ज्यादा ब्लड बाहर जाए, दैट इज कॉल्ड आफ्टरलोड, ठीक है। तो जो पहले हार्ट के अंदर ब्लड आया और हार्ट में स्ट्रेच आया, वो प्रीलोड था, और फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड बाहर फेंका, ये आफ्टरलोड है। इस कंसेप्ट को जरा रिलेट करते हैं एंजाइना के साथ, ठीक है। एंजाइना में क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अगर प्रीलोड ज्यादा है, ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच होना पड़ेगा। पहले ही हार्ट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो आप उसको और स्ट्रेच करवा रहे हो, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन सप्लाई कम है। ऊपर से अगर प्रीलोड ज्यादा है और हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई तो ऑलरेडी कम है, फोर्सफुली क्यों कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, सेल डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि आप फोर्सफुली नहीं कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते। सेकेंड थिंग, दैट इज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास क्या कंसेप्ट है, हार्ट है, ब्लड ज्यादा है और एओर्टा तंग है, कंस्ट्रिक्टेड है, तो एक तंग पाइप के अंदर आप जब हार्ट डालोगे ना, तो क्या होगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और याद रखें, आपने हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करवाना है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम है। लिहाजा जो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, वो अगर डायलेटेड होंगी तो ब्लड आसानी से उनमें चला जाएगा, तो हार्ट को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, एक तो हार्ट रेट कम करना है, हार्ट रेट कम करेंगे ताकि ये ऑक्सीजन जो सप्लाई है ये थोड़ी प्रॉपर रहे और डिमांड कम हो। ब्लड वेसल्स को इसलिए डायलेट करते हो कि आफ्टर लोड कम पड़े, हार्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स ना पड़े, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यूरिंग एंजाइना।
सो दैट इज द कंसेप्ट, इसको जरा समझिए। टू टर्मिनोलॉजीज यूज हुई, प्री लोड और आफ्टर लोड। अब अगर आपको ये प्री लोड और आफ्टर लोड समझ में आ गया ना, फिर आपको आगे सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। प्री लोड कहता है पेरिफेरल पुलिंग ऑफ द ब्लड, पुलिंग मतलब एक्सेसिव ब्लड। तो आपने क्या करना है, प्री लोड को कम करना है ताकि वीनस रिटर्न कम हो। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेच कम पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई प्री लोड रिडक्शन हो जाएगी। अब अगर हार्ट के ऊपर प्री लोड रिडक्शन है, ऑब्वियसली आफ्टर लोड रिडक्शन भी हो जाएगी, यानी आफ्टर लोड भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर लोड भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कौन करता है ऐसा, नाइट्रेट्स, जो क्या करती हैं, वेजो डायलेटेशन करती हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट करवा देती हैं। उससे क्या होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लिहाजा आफ्टर लोड कम होगा। अच्छा, इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो। कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो हैं जो हार्ट को सप्लाई दे रही हैं। सो आर्टेरियल ट्री में क्या होता है, नाइट्रेट्स जो होती है ना, ये जो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट है, ये क्या करती है, ये जो बिगर ब्लड वेसल्स हैं आपकी, उनको डायलेट करवा देती हैं, तो कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो भी बेहतर हो जाता है और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है, मैं बार बार ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट्स की बात कर रहा हूँ, इसका फायदा क्या है, ये करती क्या है। आपको पता है हमारे ब्लड वेसल्स में एक कंपोनेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वेजो डायलेटेशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे ने नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्कवर किया था ना, उसको नोबेल प्राइज मिला था, ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो जो आप मेडिसिन ले रहे हो ना, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये प्रो ड्रग्स हैं। प्रो ड्रग का मतलब जब आपके ब्लड में जाती है ना, ये मेटाबोलाइज हो जाती है और इससे बन जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, टू डायलेट द ब्लड वेसल्स। तो ये इस तरह से अपना काम करती है। अब सवाल होता है कि ब्लड वेसल को डायलेट कैसे करती है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है इंट्रासेलुलर लेवल्स ऑफ साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, पहले क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी ग्वानिलाइल साइक्लेज, जो कि एक एंजाइम है। आपको पता है एंजाइम क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनवा रहे होते हैं, तो साइक्लिक जीएमपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्वानिलाइल साइक्लेज। अच्छा, सीजीएमपी करता क्या है, वो क्या करता है कि जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं ना, मायोसिन मसल्स वाले, उनकी डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। जब फॉस्फेट हटा दोगे तो मायोसिन रिलैक्स हो जाएंगे। मायोसिन के रिलैक्स होने का मतलब है मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। मसल्स की रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि कैल्शियम जो होती है वो कम हो गई है। कैल्शियम कम होने से हार्ट रेट भी कम होगा, क्योंकि मायोकार्डियल है हार्ट रेट, और ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स हो गई, तो डबल काम हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट क्या करती है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाती हैं। अच्छा, ये उसको एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि नाइट्रेट्स ने सबसे पहले क्या किया, कोरोनरी आर्टरी डायलेशन। कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कोरोनरी ब्लड कम हो गई है, या अगर वेजोस्पाज्म हुआ था वो भी रिलीव हो गया, वेजोस्पाज्म भी खत्म। वेजोस्पाज्म खत्म है तो कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड फ्लो टू द हार्ट बढ़ गया तो ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ गई। इसके बाद क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब एओर्टा है, एओर्टा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो जाहिर सी बात है एओर्टा में अपना ब्लड डालेगा। एओर्टा अगर रिलैक्स्ड है, रेजिस्टेंस कम है, तो ब्लड प्रेशर कम पड़ेगा, दैट मींस आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। तो जब आफ्टर लोड कम है तो हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, वर्कलोड हार्ट का कम होगा और ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। सो नाइट्रेट्स इतनी खूबसूरत ड्रग्स हैं, दोनों तरफ से इंसान को हेल्प करती हैं। देन रिड्यूस्ड वीनस रिटर्न, जब ब्लड वेसल्स डायलेटेड है, देखें एक बंदा ठहरा है, ब्लड वेसल्स डायलेटेड है, तो आराम आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द हार्ट। तो जब वीनस रिटर्न कम है तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी कम है। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जब नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, तो प्री लोड भी डिक्रीज्ड है। प्री लोड डिक्रीज है तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेच कम पड़ेगा, तो वर्कलोड कम होगा और ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी। तो याद रखिए पहली बात जो हमने कही थी कि ऑक्सीजन डिमांड को कम करना है और सप्लाई को बढ़ाना है।
तो नाइट्रेट्स ऑक्सीजन डिमांड भी कम करती हैं और सप्लाई को भी बढ़ाती हैं। ऑक्सीजन डिमांड कैसे कम हुई? प्रीलोड आफ्टर लोड कम हो गया। सप्लाई कैसे बढ़ी? कोरोनरी वेजोडाइलेटेशन से सप्लाई बढ़ गई। दैट इज हाउ द नाइट्रेट्स वर्क। इफेक्ट क्या है? सबसे पहला इफेक्ट कोरोनरी आर्टरी डायलेटेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, कोरोनरी आर्टरी डायलेट करेगी। रिडक्शन ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस, जब आर्टेरियल रेजिस्टेंस कम है तो जाहिर सी बात है आफ्टर लोड भी कम है। रिड्यूस वीनस रिटर्न और डिक्रीज प्रीलोड, जब प्रीलोड वीनस रिटर्न भी कम है तो प्रीलोड भी डिक्रीज्ड है। अब आते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स की तरफ, ठीक है। ये तो जब आपने पढ़ी फार्मेकोडायनामिक्स थी। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं ना, वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल यानी नॉन पोलर ड्रग्स हैं। बासानी बकल म्यूकोजा के थ्रू आप ले सकते हो, इंटेस्टाइन यानी ओरली भी ले सकते हो, ट्रांसडर्मल पैच स्किन के थ्रू भी ली जा सकती हैं। अच्छा, जितनी भी है ना सारी की सारी इंजेस्टेड ओरली, ओरली बासानी ले सकते हो, ऑल एक्सेप्ट आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। एक ड्रग है आइसोसोर्बाइड जो आप ओरली नहीं ले सकते, क्योंकि आप ओरली लोगे ना तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, फौरी तौर पे लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देगा और हार्ट तक ड्रग पहुंचेगी नहीं या बहुत कम पहुंचेगी। दैट्स व्हाई आइसोसोर्बाइड आप ओरली नहीं लेते, आप सबलिंगुअल ले सकते हो। अच्छा, इसके साथ जो होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम है हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो इसको डीनाइट्रेट कर देता है। तो डीनाइट्रेशन से क्या होगा? आपको तो नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, वो डीनाइट्रेट हो गए तो ड्रग आपको फायदा नहीं देती। दैट्स व्हाई आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट ओरली नहीं लेते, बाकी सारी ले सकते हैं। यूजेस क्या है? सबसे पहला यूज एंजाइना पेक्टोरस, जो हमने आपको बात समझाई, एंजाइना पेक्टोरस जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो गई है, एंजाइना पेक्टोरस हो जाता है। GTN मींस ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, विद इन 3 मिनट्स 75% लोगों में ये रिलीव करवा देता है एंजाइना को, और जो बाकी लोग बचे थे 25% लोगों में आपको 1-2 डोजेस देनी पड़ती है, तो 9 मिनट के अंदर अंदर बंदा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। कौन से वाला था? जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, वेजोस्पाज्म भी है और प्लेटलेट भी एग्रीगेटेड है। वहां पे क्या करता है? वहां पे ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है और साथ में प्रीलोड डिक्रीज करता है। तो प्रीलोड भी कम है यानी विनस रिटर्न कम, प्रीलोड भी कम है और कोरोनरी फ्लो भी बड़ा अच्छा हो गया। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी जो हार्ट अटैक है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी बहुत यूजफुल ड्रग है। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है? एक तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेच कम करना है, इसके बाद वर्क लोड कम करना है कि हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ना आए, ऑलरेडी सेल्स डैमेज होना शुरू हो गए हैं, तो वहां पे भी ट्राइनाइट्रेट्स बहुत यूजफुल काम करती हैं। अच्छा, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स जरा समझिएगा, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट बढ़ रहा है तो टुवर्ड्स द ब्रेन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आपके अंदर 5 से 6 लीटर का ब्लड है, वो फिक्स्ड है। जब एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है बाकी ऑर्गन्स में थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ना। इसी वजह से लोगों को थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी आप अचानक से ठहर गए, ब्लड सप्लाई जो है वो डायलेटेड है, तो क्या होगा? ब्रेन में थोड़ा कम ब्लड चला जाएगा तो हाइपोटेंशन हो सकती है। पोस्चरल, आपने पोस्चर चेंज किया तो थोड़ी बहुत ब्लड प्रेशर कम हो गया। फेशियल फ्लशिंग हो गई है, चेहरा लाल हो जाता है। टैकीकार्डिया, ये रिफ्लेक्स होता है, ब्रेन खुद से मैसेज देता है हार्ट को कि टैकीकार्डिया करवाओ, तो ये एक रिफ्लेक्स है। एक जरूरी बात आपको बताऊं, सिल्डेनाफिल का आपने नाम सुना होगा, ये होती है मेडिसिन वाइग्रा। अच्छा, वाइग्रा का और ये जो ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट है, इनका बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जरा इस बात को आप जरा समझिए। देखो वाइग्रा यूज कौन करते हैं? एक तो सबसे पहले जो जवान लोग हैं ना, उनको वाइग्रा यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सेक्सुअल प्लेजर या जो भी है वो नेचुरल वे में वो अपना हासिल करें। वाइग्रा खास करके ओल्ड एज के लोगों के लिए जो है ज्यादा होती है। ज्यादातर जो ओल्ड एज में लोग हैं ना वो वाइग्रा यूज करते हैं। अब इसका आप जरा अब ना आप इस बात को जरा समझिए कि जो ओल्ड एज में क्यों लोग यूज करते हैं, कि जो आपके पास सेक्सुअल ऑर्गन है, आपके पास सिल्डेनाफिल जो है ना वाइग्रा, वो ब्लड फ्लो बढ़ाती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है टुवर्ड्स द सेक्सुअल ऑर्गन, ये मकसद होता है।
ताकि इरेक्शन थोड़ी प्रॉपर टाइमिंग के लिए हो। अब मसला क्या है, ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज्ड है टुवर्ड्स द सेक्सुअल ऑर्गन, तो मैंने आपको कहा कि 5 से 6 लीटर का ब्लड है, बाकी बॉडी में क्या होता है, थोड़ा ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और खास करके वो लोग जो बड़ी बड़ी उम्र के हैं वो अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या है, जवान बंदा होगा वो अपना जो है उसका फिजियोलॉजी ऐसी है कि वो कोप कर लेता है, थोड़ा बहुत अगर ब्लड प्रेशर कम भी हो रहा है ना, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी हार्ट रेट बढ़ता है, जवान बंदे लोग मैनेज कर लेते हैं। ओल्ड एज की फिजियोलॉजी थोड़ी वीक है, अगर उनका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द सेक्सुअल ऑर्गन ज्यादा है और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है बिजी हैं, तो मसला क्या होगा, हार्ट रेट या उनको एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द सेक्सुअल ऑर्गन है बिकॉज ऑफ द सिल्डेनाफिल, ऊपर से उनको जो है हार्ट एंजाइना हो गया। ऐसे कंडीशन में आप ट्राइनाइट्रेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्राइनाइट्रेट्स लोग एंजाइना के लिए यूज करते हैं। अब एक बंदा जिसने सिल्डेनाफिल भी ली हुई है वो भी ब्लड फ्लो बढ़ा रही है टुवर्ड्स वन ऑर्गन, और नाइट्रेट्स ब्लड फ्लो बढ़ाती है टुवर्ड्स अदर ऑर्गन, तो आपके पास इतना ब्लड होता भी नहीं है। तो ट्राइनाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल एक साथ इस्तेमाल नहीं की जाती। इसकी वजह ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ओल्ड एज के लोगों को फिर वाइग्रा यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको कार्डियोवास्कुलर इवेंट हो गया ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इवन हार्ट अटैक की मेडिसिन भी यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़ा खतरा होता है। और इन दोनों ड्रग्स का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है यहाँ पे। सो इस बात को ज्यादा याद रखें जो ओल्ड एज में लोग हैं। नेक्स्ट जो आपके पास मेडिसिन है दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स। आपको अच्छी तरह पता है बीटा रिसेप्टर होता है हार्ट के ऊपर, दैट इज बीटा 1, हार्ट के ऊपर रिसेप्टर बीटा 1 रिसेप्टर। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या है, वो मेडिसिन हैं जो हार्ट रेट कम करें, यानी कि आपके पास डायरेक्टली हार्ट के ऊपर काम करती हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करती हैं, हार्ट रेट कम हुआ कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि जो ऑक्सीजन डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है, सही। अब इसमें एक और खास बात, कार्डिक आउटपुट भी कम है, तो यानी कि वो आफ्टर लोड भी थोड़ा कम चाहिए, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं नियरली इक्वली इफेक्टिव हैं, यानी जितने बीटा ब्लॉकर्स आती हैं डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द अटैक पे या इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, यानी बीटा ब्लॉकर्स लेंगे ना तो हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, तो आप इवन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को एंजाइना वगैरह हो ना वो फिर बीटा ब्लॉकर्स के साथ ठीक रहते हैं, उनको बार बार प्रॉब्लम नहीं आती। स्पेसिफिकली है कार्डियो सिलेक्टिव, यानी स्पेसिफिक जो ओनली बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं लाइक एटिनोलोल है, मिटोप्रोलोल है, दे आर प्रेफर्ड ओवर द नॉन सिलेक्टिव लाइक बीटा 1 बीटा 2 है। मसला क्या होता है बीटा 1 बीटा 2 में कि बीटा 2 ब्लॉकर प्रोप्रानोलोल जो है एस्थमेटिक्स लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायबिटिक लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ज्यादा प्रेफरेबल है कि बीटा 1 सिलेक्टिव इस्तेमाल की जाए। अच्छा, हीमोडायनामिक इफेक्ट है इसका, हीमोडायनामिक इफेक्ट क्या मतलब क्या है, डिक्रीज हार्ट रेट, वो तो हमें बात समझ आ गई है, ठीक है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर और कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी, ठीक है, कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम हो गई और ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, लेकिन साथ में विदाउट एप्रिशिएबल डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। देखिए हमें नॉर्मली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज नहीं करवाना, क्योंकि कार्डियक आउटपुट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आपने बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देनी होती है। तो आपकी जो मेडिसिन है ना ये हार्ट रेट को कम करती है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी कम कर रही है, लेकिन कार्डियक आउटपुट अच्छा रहता है, कार्डियक आउटपुट को ज्यादा कम नहीं करती, तो ये इसका एक बहुत ही यूजफुल इफेक्ट है। अब फ्लो चार्ट में जरा समझें कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं, डिक्रीज द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी, हार्ट रेट भी कम कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम, इससे क्या होगा, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल, यानी हार्ट रेट कम है तो आराम आराम से ब्लड पंपिंग कर रहा है और हार्ट को एक प्रॉपर टाइम मिलता है ताकि आराम से डायस्टोल हो और प्रॉपर ब्लड आए उसमें। इससे क्या होगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो भी बेहतर होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो रही है, तो बीटा ब्लॉकर से ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो रही है। साथ में जब हार्ट आराम आराम से पंप कर रहा है तो वर्कलोड भी कम है, जब वर्कलोड कम है तो दैट मींस ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज्ड है। देन वी हैव द नेक्स्ट ड्रग्स कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। 3 तरह की हैं, फिनाइल एल्काइलामीन में विरापामिल है, बेंजोथाइजिपीन में डिल्टायाजिम है,
और डायहाइड्रोपिरिडीन्स में देख लें, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, नाइमोडिपिन, लेसिडिपिन, लर्केंडिपिन और बेनिडिपिन, ये जो डिपिन फैमिली है दैट इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। करते क्या है, सादा सी बात है, ब्लड सेल्स हैं, ऑर्गन सेल्स हैं, उसके अंदर जब कैल्शियम जाती है ना तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दो, कैल्शियम जाएंगे नहीं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे नहीं, तो हार्ट के भी और साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो वाले सेल्स भी दोनों रिलैक्स रहते हैं। सो दैट्स हाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वर्क। क्या करेंगे, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जो ब्लड वेसल्स हैं, वेसोडाइलेटर के तौर पे काम करें। स्पेसिफिकली ड्रग है वेरापामिल, बहुत यूजफुल है, और साथ में डिल्टायाजिन भी सेम फंक्शन है। हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द टिश्यू बाय इनहिबिटिंग द एंट्रेंस ऑफ कैल्शियम इनटू द कार्डियक एंड स्मूथ मसल सेल्स, कोरोनरी एंड सिस्टेमिक आर्टेरियल बेड। क्या बात हो रही है, एक तो हार्ट के अंदर कैल्शियम नहीं जा रही तो हार्ट रेट डिक्रीज्ड है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो स्मूथ मसल्स हैं वहां पे भी कैल्शियम नहीं जा रही तो वो भी रिलैक्स्ड है, कोरोनरी ब्लड फ्लो भी पूरा है और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज्ड है। सो डिक्रीज स्मूथ मसल टोन एंड वास्कुलर रेजिस्टेंस, तो आफ्टर लोड भी कम है, प्री लोड भी कम है। अच्छा, फ्लो चार्ट में समझें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती हैं, इफेक्ट क्या है, कोरोनरी आर्टरी डायलेशन, कोरोनरी आर्टरी द ब्लड व्हिच सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स, डायलेटेड है तो ब्लड फ्लो अच्छा है। रिडक्शन ऑन पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस, जो बाकी आर्टरीज हैं वहां पे रेजिस्टेंस कम है तो आफ्टर लोड भी डिक्रीज्ड है, ब्लड प्रेशर भी कम है। फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहले क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डायलेटेशन, जब कोरोनरी आर्टरी डायलेटेड है तो कोरोनरी बेड रेजिस्टेंस कम है, इससे क्या होगा, वेसोस्पाज्म खत्म, ब्लड फ्लो बेहतर और ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक और चीज, रिडक्शन ऑन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस सेकेंडरी टू एओर्टा, यानी जो एओर्टा है उसकी भी रेजिस्टेंस कम है। जब एओर्टा डायलेटेड है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम, दैट मींस आफ्टर लोड कम, डिक्रीज वर्कलोड और ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम। अच्छा, वेरापामिल दैट इज आल्सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेरापामिल क्या करती है, इट डायलेट्स आर्टेरियोल्स एंड डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है तो ब्लड प्रेशर कम है। इसके अलावा एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन, ये तो आपको पता है हार्ट के अंदर कंडक्शन सिस्टम होता है, एक होता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस, फिर आपके पास परकिंजी फाइबर्स, ये क्या होती है, ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है। क्या होता है कि एवी जो कंडक्शन, जब हार्ट रेट कम है तो दैट मींस कि आपके पास कंडक्शन भी कम होती है, स्लो होती है, हार्ट रेट डिक्रीज है, ऑक्सीजन डिमांड कम है। अच्छा, इसके अलावा एक और एक्टिविटी भी है, स्पेसिफिकली ड्रग वेरापामिल की, इसकी अल्फा एड्रिनर्जिक एक्टिविटी भी है, यानी अल्फा एड्रिनर्जिक को ब्लॉक करता है तो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को भी डायलेट कर सकता है, तो ये बड़ी यूजफुल एक्टिविटी है। नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, हार्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कंडक्शन सिस्टम में आपने सुना होगा, क्रोमोट्रोपिक, आयोनोट्रोपिक, बेथमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, क्लाइनोट्रोपिक। इसमें एक होता है आयोनोट्रोपिक, ये जो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, इस कॉन्ट्रैक्शन को आयोनोट्रोपिक कहते हैं। तो आपने क्या करना है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करना है ताकि हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। तो नेगेटिव आयोनोट्रोपिक का मतलब क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करना। स्पेसिफिकली वेरापामिल ग्रेटर एक्टिविटी रखते हैं देन एम्लोडिपिन, ठीक है। वेरापामिल शुड नॉट बी गिवन विद बीटा ब्लॉकर्स, देखें ये काम आप ना कीजिए, बीटा ब्लॉकर्स के साथ या डाइक्सोक्सिन वगैरह के साथ ना दें, ना ही क्विनिडीन या डाइजोपायरामाइड के साथ। मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट डिक्रीज करते हैं तो हार्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी अगर हार्ट को कम कर देना तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट बहुत पोटेंशिएट करवा देंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम करने की बजाय कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है बंदा, इंक्रीज्ड हाइपोटेंशन हो सकती है। तो आपने किसी में हाइपोटेंशन नहीं करवानी, ना आपने हार्ट रेट बहुत कम करना है, आप सिर्फ हार्ट रेट को कंट्रोल करते हो। तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर रहे हो, बीटा ब्लॉकर ना यूज करो, और बीटा ब्लॉकर यूज कर रहे हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ना यूज करो, यानी दोनों में से एक यूज करो। दोनों को इस्तेमाल करोगे तो जहर बन जाएगा और हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, विच कैन कॉज डेथ, तो ये काम ना करें।
देन द ड्रग इज diltiazem. diltiazem इज आल्सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्लो करता है एवी कंडक्शन को, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन स्लो होगी, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, एसए नोड जो है वो स्लो हो जाएगा, साथ में आर्टरी वेजोडाइलेटर है तो कोरोनरी वेजोडाइलेटर, तो ब्लड फ्लो भी अच्छी हो रही है, हार्ट रेट भी कम हो रहा है। दे कैन रिलीव कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, यानी अगर स्पाज्म आ गया है तो उसको भी खत्म किया जा सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली वेरिएंट एंजाइना, याद रखें एंजाइना की 3 टाइप्स थी, एथेरोस्क्लेरोटिक, दूसरी प्रिंस मेटल विच इज आल्सो कॉल्ड वेरिएंट एंजाइना, और फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। वेरिएंट एंजाइना क्यों हुआ था? वेजोस्पाज्म की वजह से, खास करके रात के वक्त सोते हुए में एंजाइना हो गया। diltiazem बहुत अच्छी ड्रग है वेरिएंट एंजाइना में, साथ में इट इज समवट लेस पोटेंट देन निफिडिपिन एंड वेरापामिल, ठीक है, बट इट हैज मॉडेस्ट नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्टिविटी, यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और एसए नोड को भी डायरेक्टली कम कर रहे हैं तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, और जो एवी कंडक्शन है वो समवट इक्विवेलेंट है वेरापामिल के। देन वी हैव द ड्रग्स कॉल्ड निफिडिपिन, नाइमोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइकार्डिपिन वगैरह। जो डिपिन है, डिपीन्स क्या करती हैं? रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फौरी तौर पे काम करेंगी और जल्दी काम करेंगी। क्या करती क्या है? आर्टेरियोलर डायलेटेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और ज्यादातर आप ओरली या ड्रग्स लेते हो ओरली तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तक काम करती हैं, और डायरेक्टली हार्ट के ऊपर भी अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हायर डोजेस में क्या करती है? हार्ट के ऊपर डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, याद रखिए कोई ना कोई ड्रग है तो साइड इफेक्ट साथ में होता है। आप क्या कर रहे हो, जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर रहे हो तो पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, हार्ट रेट कम कर रहे हो ना, तो ब्रेन से भी आपको एक मैसेज मिलता है हार्ट को कि हार्ट रेट कम हो रहा है, थोड़ा बढ़ा दो, तो पैल्पिटेशंस यानी यहाँ पे पैल्पिटेशन फील होती है। फ्लशिंग, चेहरे पे बहुत सुर्खी आ जाती है। एंकल एडिमा, ब्लड वेसल डायलेट करते हो ना तो डायलेशन का नुकसान भी है, डायलेशन से ब्लड फ्लो बाहर हो सकता है, ब्लड से थोड़ी बहुत फ्लूइड बाहर आ सकता है, एडिमा कॉज हो सकता है। अच्छा, हाइपोटेंशन, जब आपने ज्यादा यूज कर ली ना तो ब्लड प्रेशर बहुत कम भी हो सकता है, सर भी हेडेक होता है, टुवर्ड्स द ब्रेन प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं तो हेडेक होगा, ड्राउजीनेस, नींद आना शुरू हो जाती है, नॉजिया होना शुरू हो जाता है। और एक जरूरी बात, निफिडिपिन कैन पैराडॉक्सिकली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइना इन सम पेशेंट, निफिडिपिन की वजह से भी लोगों में एंजाइना बढ़ सकता है, तो ये भी एक नुकसान है, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रख लें, क्योंकि अगर साथ में टैकीकार्डिया और पैल्पिटेशंस हो गई ना तो नुकसान भी हो सकता है, तो एहतियात के साथ। और ज़्यादातर ये ड्रग्स जो है वो पेशेंट खुद से नहीं लेता, प्रेस्क्राइब की जाती हैं, या आप एज अ नर्स जो है पेशेंट को हेल्प आउट करती हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन बी सेफली गिवन टू पेशेंट्स विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, जहाँ पे ना बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जो पेशेंट्स बीटा ब्लॉकर्स नहीं ले सकते, और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उन लोगों में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल की जाती हैं। एंजाइना पेक्टोरस हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक अरिथमिया हो, ऐसे लोगों में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होती हैं। दैट वाज ऑल फॉर द एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो हमारे पास 2 चैप्टर्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स ऑल।